हाँ फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आधुनिक भारत के इतिहास का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख जनजातीय आंदोलन, अंग्रेजी में जिसे कहते हैं ट्राइबल मूवमेंट ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में काफी डिटेल से चर्चा करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको इसके बारे में जानकारी हासिल हो सके। तो शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान हमारे जो आदिवासी समुदाय थे, उनको उनकी जो पारंपरिक भूमि है उससे विस्थापित कर दिया गया था। उनके जो वन अधिकार है उनसे छीन लिए गए थे और उन पर नए-नए कानून और नए-नए करों को थोप दिया गया था। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, पूरे भारत में कई जनजातीय विद्रोह होते हैं, जो अक्सर अपनी पहचान, स्वायत्ता और अस्तित्व के लिए लड़े गए थे। तो शुरुआत करते हैं जनजातीय आंदोलनों को एक-एक करके। सबसे पहले जनजातीय आंदोलन आता है हमारा सन्यासी विद्रोह। सन्यासी विद्रोह के समय की बात करें तो 1770 के दशक से 1820 के दशक तक ये आंदोलन चला था। मुख्य रूप से 1770 से 1800 के बीच में यह आंदोलन सक्रिय रहा था। क्षेत्र की बात करें तो बंगाल, विशेषकर देखें तो उत्तरी बंगाल, ढाका, रंगपुर, मेमनसिंह इसके प्रमुख जो क्रांतिकारी थे वो थे हमारे। बात करें नेताओं की तो इस विद्रोह का कोई एक केंद्रीय नेता नहीं था। इसमें कई धार्मिक संप्रदायों के जो सन्यासी और फकीर थे वो इसमें शामिल हुए थे। जैसे कि हमारे मजनू शाह, मूसा शाह, चिराग अली, भवानी पाठक, देवी चौधरानी। तो इस तरह बहुत सारे नेता थे इसके अंदर, लेकिन इसका कोई केंद्रीय एक नेता नहीं था। सन्यासी विद्रोह के कारणों की बात करें, सन्यासी विद्रोह कारणों में 1770 के भयंकर अकाल के बाद कारणों में देखें तो पहला कारण आता है 1770 के भयंकर अकाल के बाद ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो कठोर भू राजस्व और करों की नीतियां लगाई गई थी, ये पहला कारण था। दूसरा, तीर्थ यात्रा पर लगे प्रतिबंध, जिससे हमारे सन्यासियों और फकीरों की धार्मिक गतिविधियों में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरे कारण की बात करें तो किसानों और जो स्थानीय जमींदार है उनका किया गया शोषण, जिससे हमारे सन्यासियों का समर्थन प्राप्त हुआ। जिन्होंने क्या किया था, सन्यासियों का समर्थन प्राप्त कर लिया था। अब बात करें इस आंदोलन के दौरान कौन-कौन सी गतिविधियां घटित हुई थी। बात करें तो सन्यासियों और फकीरों ने ब्रिटिश फैक्ट्रियों और खजानों पर हमले किए थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना और स्थानीय जो प्रशासन है उसके खिलाफ गुरिल्ला युद्ध छेड़ दिया था। तीसरे प्रभाव की बात करें या गतिविधि की बात करें तो इस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी का एक उपन्यास है आनंद मठ, इसमें अमर कर दिया गया। मतलब इसमें सारी गतिविधियों को इस उपन्यास में दर्ज किया गया, जिससे हमारे क्या है वंदे मातरम गीत भी जुड़ा हुआ है। वॉरेन हेस्टिंग्स की बात करें तो वॉरेन हेस्टिंग्स के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने कठोरता से इस विद्रोह को दबा दिया था। दूसरे विद्रोह की बात करें तो दूसरा विद्रोह आता है हमारा कौन सा, खासी विद्रोह। खासी विद्रोह की बात करें तो इसका समय काल था 1829 से 1833 के मध्य। क्षेत्र की बात करें तो असम, और वो भी खासकर कहा, मेघालय की खासी पहाड़ियां। आप सोच रहे होंगे ये असम और मेघालय अलग अलग है, लेकिन असम पहले केवल एक असम राज्य था जिसमें साम्राज्य का नाम था हमारा अहोम साम्राज्य। या अहोम राजवंश के द्वारा वहां शासन किया जाता था। पहले नागालैंड, मणिपुर, मेघालय इस तरह के राज्य नहीं हुआ करते थे, केवल एक असम राज्य था। तो वहीं हमारे खासी विद्रोह होता है। नेता की बात करें तो तीरथ सिंह बर्मनिक, ये हमारे क्या है खासी विद्रोह के प्रमुख नेता थे। अब खासी विद्रोह के कारणों की बात करें तो पहला कारण आता है ब्रिटिश सरकार के द्वारा ब्रह्मपुत्र घाटी और सिलट को जोड़ने के लिए खासी क्षेत्र से होकर एक सड़क बनाने का प्रयास किया गया था। क्या, कहां से सड़क बना रहे थे हम, हमारे ब्रिटिश लोग ये खासी क्षेत्र से होकर एक सड़क बना रहे थे। इस क्षेत्र में ब्रिटिश और बाहरी लोगों को बढ़ता हस्तक्षेप और खनन गतिविधियों में वृद्धि हो रही थी। पारंपरिक जो खासी जनजाति संरचना है और स्वायत्ता पर खतरा बढ़ रहा था। जो पारंपरिक हमारी जनजाति स्वायत्ता थी और संरचना थी, उसको खतरा हो रहा था। तो ये कुछ कारण थे जिसकी वजह से ये आंदोलन होता है। बात करें आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों की तो तीरथ सिंह के नेतृत्व में खासी, गारो और जयंतिया जनजातियों ने एकजुट होकर ब्रिटिश सेना पर हमला कर दिया। उन्होंने ब्रिटिश गैरिसन और जो निर्माण दल है उनको निशाना बनाया। साथ ही साथ देखें तो यह एक गुरिल्ला युद्ध था जो कई सालों तक चला था। अंत में देखें तो 1833 में जो तीरथ सिंह थे इनको गिरफ्तार कर लिया गया और विद्रोह को दबा दिया गया था। तीसरे विद्रोह की बात करें तो तीसरा विद्रोह आता हमारा कौन सा, कोल विद्रोह। कोल विद्रोह की बात करें तो समय था हमारा 1831 से 32। क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के कुछ क्षेत्र थे। यहाँ पे विद्रोह था कौन सा, कोल विद्रोह। नेता की बात करें तो बुद्धू भगत और गंगा नारायण, ये हमारे इसके नेता थे। अब बात करें कोल विद्रोह के कारणों की बात करें तो पहला कारण आता है भूमि से संबंधित मुद्दे थे। तो कोलों की पारंपरिक भूमि को बाहरी जो हमारे गैर आदिवासी थे
तो बाहरी जमींदार और साहूकार और सिख ठेकेदारों को स्थानांतरित किया जा रहा था। जो अंग्रेज थे, उन्होंने क्या किया, जो हमारे कोलों की पारंपरिक भूमि थी, मतलब पैतृक भूमि थी, उसको उनसे छीन लिया और जो हमारे गैर आदिवासी लोग थे, जैसे हमारे जमींदार, साहूकार, सिख ठेकेदार, इनको दिया जाना शुरू कर दिया गया था। अवैध कर और नए-नए राजस्व नियमों को उनके ऊपर थोपा थोपा जा रहा था। जंगलों पर ब्रिटिश नियंत्रण और पारंपरिक वन अधिकारों का हनन भी किया जा रहा था। न्याय व्यवस्था में बाहरी लोगों को प्राथमिकता दी जाने लगी। बात करें आंदोलन की प्रमुख गतिविधियों की, तो कोलों ने बाहरी लोगों और ब्रिटिश अधिकारियों के घरों, दुकानों और परिसंपत्तियों पर हमला कर दिया। उनकी संपत्तियों पर हमला किया। उन्होंने क्या, बाहरी लोगों को अपने क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयास किया। बात करें तो ये विद्रोह थोड़ी समय में क्या होता है, काफी ज्यादा हिंसक हो जाता है, जिससे बड़े पैमाने पर लूटपाट और आगजनी की घटनाएं होने लगती है। ब्रिटिश सेना ने भी इस विद्रोह को दबाने के लिए बड़ी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, लेकिन वो इसको दबा दिया उसने, ब्रिटिश सेना ने। अगले विद्रोह की बात करें, अगला विद्रोह आता है हमारा कौन सा, संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह की बात करें, इसका समय था 1855 से 1856 तक। 1857 के विद्रोह से ठीक पहले ये घटना होती है, कौन सी, संथाल विद्रोह। आप इसे याद रखेंगे। क्षेत्र की बात करें तो राजमहल की पहाड़ियां, जो हमारे भागलपुर से राजमहल, जिसे दामने कोह भी कहते हैं, उन एरियो में बंगाल और पंजाब का सीमावर्ती क्षेत्र है, जिसे बाद में संथाल परगना ही कहा गया। तो इस क्षेत्र में हमारा संथाल विद्रोह होता है। नेता की बात करें तो हमारे सिद्धू और कानू मुख्य नेता थे, चांद और भैरव भी इसके नेता थे। कारण की बात करें तो जमींदारों, साहूकारों और ब्रिटिश अधिकारियों के द्वारा संथालों का शोषण किया गया, दमनकारी राजस्व नीतियां और अवैध वसूली की गई, रणजाल और साहूकारों के द्वारा उनकी जमीनों पर कब्जा किया गया, उनके पारंपरिक जीवन शैली और वन अधिकारों का भी हनन किया गया। तो ये कुछ कारण थे जिनकी वजह से ये संथाल विद्रोह करते हैं। बात करें विद्रोह की प्रमुख गतिविधियों की, तो प्रमुख गतिविधियां क्या थी। संथालों ने खुद को ब्रिटिश राज और साहूकार से के शोषण से मुक्त करने के लिए दिकुओं, जो हमारे बाहर के लोग थे, उनके खिलाफ हूल विद्रोह की हूल की घोषणा की। आप ये याद रखेंगे, संताल क्या है, विद्रोह का नाम क्या देते हैं, हूल, और जो बाहरी लोग होते थे उनका नाम था दिकू। उन्होंने अपनी समानांतर सरकार स्थापित करने का भी प्रयास किया था। संतालों की बात करें तो संतालों ने साहूकारों और जमींदारों के घरों और संपत्तियों पर हमला किया, पुलिस स्टेशनों को जलाया। यह विद्रोह की बात करें तो यह विद्रोह काफी ज्यादा हिंसक हो गया था और ब्रिटिश सरकार ने भी इसे दबाने के लिए बड़ी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया, जिस कारण क्या होते हैं, हजारों संथाल मारे जाते हैं। विद्रोह की बात करें तो विद्रोह के बाद संथाल परगना नामक एक अलग से जिला बनाया गया, ताकि संथालों को कुछ हद तक राहत मिल सके। तो इस तरह ये हमारा विद्रोह खत्म होता है। अगला विद्रोह आता है हमारा मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह की बात करें तो इसका समय था 1899 से 1900 तक का। बात करें इस विद्रोह की तो इसे उल गुलान या फिर महान कोलाहल घटना भी कहते हैं। क्षेत्र की बात करें तो छोटा नागपुर का पठार, रांची के दक्षिण में और वर्तमान झारखंड में ये एरिया पड़ता है। नेता की बात करें, नेता हमारे बिरसा मुंडा थे, जिन्हें धरती आबा मतलब पृथ्वी पिता के रूप में जाना जाता है। किसे, बिरसा मुंडा को। बात करें हमारे कारणों की तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा मुंडाओं की पारंपरिक जो खूंट कटी, जो सामूहिक स्वामित्व वाली जो भूमि प्रणाली है, इसका विघटन किया जाता है और व्यक्तिगत स्वामित्व की शुरुआत की जाती है। ये जो सामूहिक स्वामित्व मतलब बहुत सारे लोग मिलकर एक साथ खेती किया करते थे, सामूहिक स्वामित्व रखते थे। तो इस प्रकार की जो भी भूमि प्रणाली थी, इसका विघटन किया जाता है और व्यक्तिगत स्वामित्व वाली जो भूमि प्रणाली है, इसकी शुरुआत की जाती है। बाहरी जमींदारों और साहूकारों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता है। क्या, बाहरी जमींदारों और साहूकारों के द्वारा आदिवासियों का शोषण किया जाता है। बढ़ते ईसाई मिशनरियों का हस्तक्षेप भी इसमें था, मतलब धीरे धीरे आदिवासियों को उनके धर्म से विचलित करके ईसाई बनाने का प्रयास किया जा रहा था और साथ ही साथ क्या, आदिवासी संस्कृति पर भी खतरा बढ़ रहा था। अन्यायपूर्ण वन कानून और कर नीतियां इसको बढ़ावा दे रही थी, इस अन्याय को। बात करें इस आंदोलन के अनुसार कौन कौन सी गतिविधियां घटित हुई थी, तो बिरसा मुंडा ने स्वयं को भगवान का दूत घोषित किया और मुंडाओं को एकजुट किया। उन्होंने क्या किया, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक सुधारों का भी आह्वान किया। बात करें आगे तो इस आंदोलन को उल गुलान या महान कोलाहल के नाम से जाना जाता है। मुंडाओं की बात करें तो मुंडाओं ने ब्रिटिश सरकार, मिशनरियों और जमींदारों के प्रतीकों पर भी हमला कर दिया था। विद्रोहियों ने क्या किया, गुरिल्ला युद्ध नीति का उपयोग किया। बिरसा मुंडा की बात करें, बिरसा मुंडा को सन 1900 में गिरफ्तार कर लिया गया और जेल में उनकी मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद विद्रोह समाप्त हो गया। बात करें विद्रोह की तो विद्रोह के परिणाम स्वरूप छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम पारित होता है, कब, 1908 में, जिसने क्या किया, आदिवासी भूमि के हस्तांतरण पर रोक लगा दी और उनके पारंपरिक जो अधिकार थे मुंडाओं के,
उन पर उनकी रक्षा होती है। अगला विद्रोह आता है हमारा खोंड विद्रोह। खोंड विद्रोह की बात करें तो सन 1837 से 1856 तक ये विद्रोह चला। एक लंबा और फैला हुआ विद्रोह था हमारा खोंड विद्रोह। क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा में खासकर देखें तो घुमसर, कालाहांडी, कोरापुट ये वाले एरिया हैं उड़ीसा के जहाँ पे ये विद्रोह होता है। और तमिलनाडु से बंगाल तक फैले जो हमारे खोंड जनजाति क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये विद्रोह होता है। नेता की बात करें तो चक्र बिसाई या चक्र बिसोई इसके प्रमुख नेता थे। अब हम बात करेंगे यह विद्रोह क्यों होता है, तो विद्रोह के क्या क्या कारण थे। तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो मानव बलि होती है जिसे मरिया बलि भी कहते हैं, इसको रोकने का प्रयास किया गया। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, मानव बलि को रोकने का प्रयास किया, जिससे क्या खोंड अपनी फसल की उर्वरता के लिए बहुत ज्यादा जरूरी मानते थे। साथ ही साथ अवैध करों का थोपा जाना और उसके उनके जो क्षेत्र हैं उनके क्षेत्र में बाहरी लोगों के प्रवेश को भी इसका कारण माना गया है। उनके जो पारंपरिक वन अधिकार है उनका हनन किया गया। ये उसके कुछ कारण थे। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो खोंडों ने क्या किया, चक्र बिसोई के नेतृत्व में ब्रिटिश अधिकारियों और उनके समर्थकों पर हमला कर दिया। विद्रोहियों ने क्या किया, अपनी पारंपरिक जीवन शैली और धार्मिक प्रथाओं को बनाए रखने का प्रयास किया गया। ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, बलपूर्वक मरिया प्रथा जो बलि प्रथा थी, मानव बलि प्रथा, इसको रोकने का प्रयास किया, जिससे विद्रोह और भी ज्यादा भड़क जाता है। वैसे तो सही कर रहे थे अंग्रेज, लेकिन फिर भी जो जनजातीय पहचान है उसको तो खतरा महसूस हो रहा था। विद्रोह को दबाने में ब्रिटिश सेना को काफी ज्यादा संघर्ष करना पड़ा था। अगला विद्रोह आता हमारा कौन सा, भील विद्रोह। भील विद्रोह की बात करें तो हमारे 1812 से 1846 तक भील विद्रोह चला था, जो भी कई चरणों में बात करें तो 1818 के बाद विशेष रूप से ये सक्रिय होता है। क्षेत्र की बात करें तो महाराष्ट्र क्षेत्र में, वो भी कहाँ, पश्चिमी घाट के खानदेश क्षेत्र, नासिक, अहमदनगर, और बात करें दूसरे राज्यों की तो मध्य प्रदेश और गुजरात में। तो हमारे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में ये आंदोलन फैलता है। नेता की बात करें तो नेता थे हमारे सेवाराम और दशरथ। कारणों की बात करें तो भील विद्रोह क्यों हुआ था, इसके क्या कारण थे। बात करें 1858 में अंग्रेजों के द्वारा मराठा साम्राज्य पर हमला करने के बाद क्या, 1818 में अंग्रेजों के द्वारा जब मराठा साम्राज्य पर कब्जा कर लिया, तो कब्जा करने के बाद भीलों की जो पारंपरिक जीवन शैली थी उसमें हस्तक्षेप किया जाने लगा। उनके जो वन अधिकार है उनका हनन, साथ ही साथ नई राजस्व नीतियां लागू की जा रही थी। आजीविका के स्रोतों का नुकसान और खाद्य पदार्थों की कमी हो गई थी। स्थानीय जमींदारों और साहूकारों का भी शोषण हो रहा था। इस तरह बहुत सारे कारण थे इसके। अब हम बात करेंगे प्रमुख गतिविधियों की, मतलब इस आंदोलन के दौरान कौन कौन सी गतिविधियां हो रही थी। तो भीलों ने अंग्रेजों और उनके सहयोगियों पर गुरिल्ला हमले किए थे। उन्होंने सरकारी चौकियों और बाहरी लोगों की बस्तियों को निशाना बनाया। बात करें तो इस यह विद्रोह कई चरणों में जाके चला था और ब्रिटिश सरकार ने इसे दबाने के लिए क्या, सैन्य बल और रियासतों दोनों का प्रयोग किया था। मतलब रियासतें भी काम कर रही थी, साथ ही साथ अंग्रेज सैन्य बल का प्रयोग भी कर रहे थे इन विद्रोह को दबाने के लिए। अगला विद्रोह आता है हमारा कौन सा, किट्टूर विद्रोह। किट्टूर की बात करें तो ये हमारे 1824 से 1829 तक ये विद्रोह चला था। क्षेत्र की बात करें तो कर्नाटक में हमारे किट्टूर रियासत है, बेलगांव के पास, वहां पे विद्रोह होता है। नेता की बात करते रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना, ये हमारे दो इसके नेता थे। कौन कौन से, रानी चेन्नम्मा और संगोली रायन्ना। कारण की बात करें तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा व्यक्तिगत का सिद्धांत है डॉक्ट्राइन ऑफ लेफ्ट, इसका प्रयोग करके किट्टू रियासत को हड़पने का प्रयास किया गया। क्यों, क्योंकि राजा के कोई सीधा वारिस नहीं था। राजा के पास क्या, सीधा कोई वारिस नहीं था, मतलब उसका कोई पुत्र नहीं था। किट्टूर की स्वतंत्रता स्वायत्ता को बनाए रखने का खतरा इसलिए उस पर हो जाता है। बात करें किट्टूर विद्रोह की तो इसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती है। रानी चेन्नम्मा ने क्या किया, अपने दत्तक पुत्र मतलब गोद लिए हुए पुत्र को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और अंग्रेजों की जो अधिग्रहण नीति थी इसका विरोध किया। उन्होंने क्या किया, ब्रिटिश सेना के खिलाफ हथियार उठा लिए और कुछ प्रारंभिक सफलताओं के साथ युद्ध लड़ा। रानी चेन्नम्मा को गिरफ्तार कर लिया गया, जेल में उसमें उनकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन उनके जो सेनापति थे संगोली रायन्ना, उन्होंने विद्रोह जारी रखा। अंततः की बात करें आखिर में ब्रिटिश सेना ने विद्रोह को कुचल दिया और किट्टू रियासत को ब्रिटिश साम्राज्य में जाके मिला लिया। बात करें अगले विद्रोह की, अगला विद्रोह आता है हमारा कौन सा, पाइक विद्रोह या पाइका विद्रोह। उसकी बात करें तो 1817 में ये विद्रोह होता है। क्षेत्र की बात करें तो उड़ीसा में खुर्दा, गंजम और पुरी ये एरिया जहां पे हमारे पाइका विद्रोह होता है। नेता की बात करें तो बख्शी जगबंधु विद्याधर, ये इसके नेता थे। बात करें पाइका विद्रोह के कारणों की तो 1803 में, कब, 1803 में अंग्रेजों के द्वारा उड़ीसा पर कब्जा करने के बाद पाइक, पाइक होते कौन है वैसे, पाइक क्या होते थे, जो हमारे खुर्दा के जो राजा थे उनके जो पारंपरिक सैनिक थे उनको हम पाइक कहते हैं।
तो इनकी जो जागीरदार भूमि है उनको जब्त कर लिया गया था। जो हमारे पाइक थे तो पाइकों की जागीरदारी जो भूमि थी उनको जब्त कर लिया गया था। ये सबसे पहला कारण था। तब 1803 में ब्रिटिश भू राजस्व नीतियों के कारण अत्यधिक लगान और किसानों पर जमींदारों का अत्याचार बढ़ रहा था। तीसरे कारण की बात करें तो नमक पर ब्रिटिश एकाधिकार और कौड़ी मुद्रा का प्रचलन बंद कर दिया गया था। पहले कौड़ी भी मुद्रा का एक प्रकार था। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, अपने जो टकसाल में जो ढले हुए सिक्के थे वो चलाना शुरू किए। उन्होंने कौड़ी जो मुद्रा थी उसको बंद कर दिया, जिससे क्या स्थानीय जो अर्थव्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा प्रभावित होती है। स्थानीय रीति रिवाजों और धार्मिक प्रथाओं में भी ब्रिटिश हस्तक्षेप करने लग गए थे। अब बात करें इस विद्रोह की, तो विद्रोह में कौन कौन सी गतिविधियां होती है। बात करें पाइक, जो हमारे पारंपरिक रूप से योद्धा थे, उन्होंने ब्रिटिश अधिकारियों, पुलिस स्टेशनों और सरकारी संपत्तियों पर हमला कर दिया। उन्होंने खुर्दा के जो राजा थे, तो राजा के जो पुराने गौरव को बहाल करने का आह्वान किया कि हम कैसे भी करके खुर्दा के राजा का पुराना गौरव वापस लेके आएंगे। विद्रोह ने क्या किया, व्यापक जन समर्थन प्राप्त किया, जिसमें क्या होता है, किसान और जो अन्य स्थानीय लोग होते हैं वो भी शामिल होते हैं। ब्रिटिश सेना ने कठोर दमन का प्रयोग किया और बख्शी जगबंधु को 1825 में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद क्या होता है, विद्रोह अपने आप ही समाप्त हो जाता है। बात करें हाल ही के वर्षों में, भारत सरकार ने इस विद्रोह को 1857 के विद्रोह से पहले भारत के पहले स्वतंत्रता संग्राम के रूप में मान्यता देने का प्रयास किया था, लेकिन ये नहीं हो पाया। अगला विद्रोह आता है हमारा गोंडजी बाग का विद्रोह। विद्रोह का नाम क्या है, गोंडजी बाग का विद्रोह। तो सन 1799 से 1800 तक ये आंदोलन चला। क्षेत्र की बात करें तो मैसूर और उसके आसपास के क्षेत्रों में ये आंदोलन चलता है। नेता थे हमारे गोधोंडिया बाग। बात करें जो धोंडजी बाग का विद्रोह के कारण क्या थे, कारणों की बात करें तो मैसूर के शासक जो टीपू सुल्तान थे, उनकी मृत्यु हो जाती है 1799 में। तो 1799 में उनकी मृत्यु के बाद अंग्रेजों के द्वारा मैसूर साम्राज्य पर कब्जा और उसके पुनर्गठन का प्रयास किया गया। धोंडजी बाग की बात करें, धोंडजी बाग जो टीपू सुल्तान के एक सैन्य कमांडर थे, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ प्रतिरोध जारी रखा। स्थानीय प्रमुखों और सरदारों का अपने स्वायत्ता खोने का डर आ गया, तो इसीलिए वो डरे हुए थे। बात करें विद्रोह की, तो विद्रोह की प्रमुख गतिविधियां कौन कौन सी थी। तो धोंडजी बाग ने खुद को मैसूर का राजा घोषित कर दिया और अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने गोरिल्ला युद्ध शुरू कर दिया। उन्होंने स्थानीय सरदारों और किसानों को एकजुट कर लिया। लॉर्ड वेलेस्ली की बात करें तो लॉर्ड वेलेस्ली ने धोंडिया बाग को एक गंभीर खतरा माना और उन्होंने दबाने के लिए एक बड़ी सैन्य शक्ति का प्रयोग किया। धोंडजी बाग की बात करें, धोंडजी बाग 1800 में, सन 1800 में ब्रिटिश सेना के साथ एक मुठभेड़ में मारे गए, जिसके बाद अपने आप ही विद्रोह समाप्त हो जाता है। अगले विद्रोह की बात करें, अगला विद्रोह आता है हमारा दीवान वेलुथम्पी का विद्रोह। 1805 से 1809 तक चला था। क्षेत्र था हमारा ट्रावनकोर रियासत, जिसे वर्तमान में क्या कहते हैं, केरल रियासत। अब तो केरल अलग राज्य है। नेता की बात करें तो दीवान वेलुथम्पी थे, ये इसके नेता थे, जो हमारे ट्रावनकोर के दीवान थे। बात करें इस विद्रोह के कारणों की, विद्रोह के कारण की बात करें तो ब्रिटिश सहायक संधि प्रणाली थी, इसके तहत ट्रावनकोर पर जो शर्तें थोपी गई थी ये प्रमुख कारण थी, जिससे क्या होता है, राज्य पर वित्तीय बोझ बढ़ जाता है। ब्रिटिश रेजिडेंट जो प्रतिनिधि थे, इनका ट्रावनकोर के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप भी बढ़ रहा था। वेलुथम्पी और ब्रिटिश रेजिडेंटों के बीच व्यक्तिगत मतभेद थे, इसीलिए कभी भी ये लड़ाई हो सकती थी और हो ही गई। प्रमुख गतिविधियों की बात करें तो वेलुथम्पी ने ब्रिटिश नियंत्रण के खिलाफ विद्रोह का आह्वान किया और लोगों को एकजुट किया। उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ सशस्त्र संघर्ष का नेतृत्व किया, जिसमें स्थानीय आबादी का समर्थन मिला। वेलुथम्पे ने क्या किया, ब्रिटिश रेजिडेंट की हत्या का प्रयास किया और जो ब्रिटिश गैरिसन था उस पर हमला कर दिया। गैरिसन मतलब जहाँ पे हमारे अस्त्र शस्त्र रखे जाते हैं, वहां पे हमला किया। यह विद्रोह का ट्रावनकोर के अंदरूनी हिस्सों तक भी जाके फैल गया था। ऐसा नहीं था कि बाहरी बाहरी था, यह अंदरूनी हिस्सों तक भी फैला था। अंततः क्या होता, ब्रिटिश सेना ने कठोर दमन करके विद्रोह को कुचल दिया। वेलुथम्पी ने खुद को गिरफ्तार होने की बजाय क्या कर ली, आत्महत्या कर ली। बात करें वेलुथम्पी की, तो दीवान वेलुथम्पी की मृत्यु के बाद भी अंग्रेजों के द्वारा वेलुथम्पी को फांसी पर लटकाया गया। बताया अंग्रेजों ने कि वो खुद मर गया हो, लेकिन हम फिर भी उनको फांसी देंगे। ये जनजातीय, जितने भी हमने जनजातीय आंदोलन देखे, ब्रिटिश औपनिवेशिक विस्तार के खिलाफ तो हमारे स्थानीय प्रतिरोध की एक लंबी श्रृंखला का एक हिस्सा थे। बात करें तो यद्यपि अक्सर असफल रहे, उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष की भावना को जीवित रखा और भविष्य के राष्ट्रवादी आंदोलनों के लिए एक आधार तैयार किया। तो इस तरह आज एक लेक्चर के जरिए हमने आधुनिक भारत के इतिहास में
जो हमारे जनजातीय विद्रोह थे, उनको समझने की प्रयास किया। तो इस प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े। वीडियो यदि पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।